सो हेलो एवरीवन, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है भाई। फर्स्ट लॉ खत्म हुआ है पूरा, राइट। यूनिट कन्वर्जन एंड फर्स्ट लॉ ये सब हमने पढ़ लिया है, राइट। फिर सेकंड लॉ की तरफ जा रहे हैं हम। सेकंड लॉ की तरफ जा रहे हैं। कार्नोट साइकिल पढ़ लिया, उसमें कार्नोट साइकिल मतलब मेरा सेकंड लॉ शुरू हो गया है, ऐसा समझ, राइट। फॉर्मली हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक देख लेते हैं जिसका नाम है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सुना है कभी? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, राइट। किसकी एनर्जी? मॉलिक्यूल की। किसकी एनर्जी? मॉलिक्यूल की एनर्जी का पार्टीशन, टुकड़े टुकड़े हमें पार्टीशन उसका करना है। जैसे इंटरनल एनर्जी U, उसकी डेफिनेशन के दौरान हमने बात की थी कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। बिकॉज ऑफ सम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से जो मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी U, राइट। तो क्या क्या बात की थी हमने? रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। बिकॉज ऑफ दिस फोर मोशन पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल्स शो एनर्जी, राइट। ये सारी मोशंस की वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है, राइट। अब तुझे शॉर्ट में समझा देता हूँ, तेरे सिलेबस में तुझे इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है इसमें, राइट। स्पेक्ट्रा का टॉपिक है, बट सबसे पहला आता है ट्रांसलेशनल मोशन। सबसे पहला क्या आता है? ट्रांसलेशनल मोशन। व्हाट इज द ट्रांसलेशनल मोशन? एक मॉलिक्यूल का एटम पड़ा है ये, राइट। तो वो ऐसी डायरेक्शन में जा सकता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में, ऊपर नीचे अपर डायरेक्शन में, या फिर प्लेन के आउटसाइड कहीं भी जा सकता है, राइट। तो ये जो स्टेट मोशन है, वन डायरेक्शन में मोशन, उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन सेकंड होता है, रोटेशनल मोशन। नंबरिंग भी ध्यान रखना भाई, मैं क्यों सेकंड क्यों फर्स्ट ले रहा हूँ वो भी ध्यान रखना, राइट। रोटेशनल मोशन। अब जो है एक एटम कभी रोटेशनल मोशन नहीं दिखाता, उसके लिए मुझे एटलीस्ट डायएटॉमिक मॉलिक्यूल चाहिए होता है। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल को अगर मैं फिक्स पकड़ूं तो उसके आजू बाजू दूसरा मॉलिक्यूल घूमता है, ये जो मोशन होती है, दैट मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। एंड अगेन मोनोएटॉमिक वाइब्रेशनल भी नहीं दिखाता, मोशन भी नहीं दिखाता, उसके लिए भी एटलीस्ट 2 एटम्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज वाइब्रेशन? इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास जो वाइब्रेशन दोनों, राइट, जो होता है वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये बॉन्ड स्ट्रेचिंग होता है, फिर बॉन्ड का बेंडिंग होता है, ये सब होता है वाइब्रेशनल मोशन, राइट। एंड इलेक्ट्रॉनिक मोशन तो तुझे पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन तो वो तो तुझे पता ही है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन। सो ये सारी मोशंस की वजह से एक गिवन मॉलिक्यूल एनर्जी शो करता है, राइट। अब ये कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है इंटरनल एनर्जी में, वो जानने से पहले तुझे जानना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट? डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF इज व्हाट? डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम के पास कितनी फ्रीडम है टू मूव इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर एक मॉलिक्यूल को स्पेस में घूमने के लिए कितने टाइप से फ्रीडम है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। देख ले, बुक की एक डेफिनेशन थोड़ी अच्छी लगेगी, मैं पढ़ता हूँ। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ एटम इन गिवन मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पेस, राइट। क्या बोला मैंने? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट of atom in molecule in what?
मॉलिक्यूल या फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन व्हाट स्पेस के अंदर उसके पास कितनी फ्रीडम है मूवमेंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। तो ये तुझे पता होना चाहिए। सो ट्रांसलेशनल मोशन कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, रोटेशनल मोशन कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, वाइब्रेशनल मोशन कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंट्रीब्यूट नहीं करता। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक मोशन डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंट्रीब्यूट नहीं करता। क्यों? देख, ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है, तो जो ट्रांसलेशनल लेवल्स होते हैं उसके बीच में, उनके बीच में बहुत ही छोटा छोटा गैप होता है। इनके बीच में बहुत ही छोटा छोटा गैप होता है। वो बहुत एक तरह से वो कंटिन्यूअस लेवल्स होते हैं, ट्रांसलेशनल लेवल्स। बट रोटेशनल लेवल्स में उसके कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा जगह होती है, और वाइब्रेशनल में उससे भी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ही ज़्यादा गैप होती है। इतनी गैप होती है कि बिकॉज कि कोई एटम एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा नहीं सकता। इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम में इलेक्ट्रॉनिक मोशन कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये सारी चीज़ें अभी तुझे इतनी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है तुझे, राइट। ओके, सो एक चार्ट बना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, वो तुझे याद होना ही चाहिए, राइट। सो मैं लिख रहा हूँ मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर। उसके दो टाइप होते हैं, राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज पॉलीएटॉमिक। इतने टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। पॉली मतलब तीन से ज़्यादा। अब फॉर n एटम्स, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर n एटम्स है। एक मॉलिक्यूल है सपोज H2O, उसके अंदर कितने एटम है, 2 H के और एक ऑक्सीजन का, मतलब उसके अंदर 3 एटम है, मतलब n इज इक्वल टू 3 इज हियर, राइट। फॉर n एटम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n होता है। फॉर n एटम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n, राइट। ये 3n टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड होते हैं इन ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, राइट। कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, राइट। सो फॉर H2O कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3n, मतलब 3 3 जा 9। फॉर CO2 कितने, 3 3 जा 9, राइट। फॉर HF कितना, 3 2 जा 6, राइट। 3n, ठीक है, ध्यान रखना है, 3n, राइट। तो 6, ऐसे ही करके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो रहे हैं, 3n, मतलब जितने एटम्स मल्टीप्लाई बाई 3, राइट। अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर मैं बात करूंगा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड फिर मैं बात करूंगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एनर्जी में कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, राइट। वो एनर्जी में कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, राइट। सो
जनरली ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स 1/2 kT पर मॉलिक्यूल और 1/2 RT पर मोल, राइट। ध्यान से ये लिख दे भाई बॉक्स करके, जनरली ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम contributes 1/2 kBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला kB, राइट, kBT पर मॉलिक्यूल और 1/2 RT पर मोल जितना कंट्रीब्यूट करता है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। सपोज कोई एटम है जिसके अंदर 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कितने? 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये तीनों कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 1/2 kBT या फिर 3 × 1/2 RT जितना कंट्रीब्यूट करेंगे। किसमें? इंटरनल एनर्जी में। अगर पर मॉलिक्यूल इंटरनल एनर्जी निकालनी है, ये स्टैटिस्टिकल का पार्ट है, पर मॉलिक्यूल, राइट, मॉलिक्यूलर लेवल की बात है, मतलब स्टैटिस्टिकल का पार्ट है। अगर पर मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूशन पूछे तुझे इंटरनल एनर्जी में तो 3/2 kBT एंड पर मोल इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूट पूछे तो 3/2 RT। ठीक है, ये याद रखना है। कहाँ से आया? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से आया। ठीक है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से। अब मोनोएटॉमिक मतलब उसके अंदर एक एटम है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ उसके पास? 3n = what? 3 × 1 3। उसके पास सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इन टोटल। तो टोटल को इन 3 में मुझे बाइफरगेट करना है। अब एक बात माइंड में याद रख ले, कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल हो, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, पॉलीएटॉमिक, कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल हो, उसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल हो। ठीक है, कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल हो। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना। ट्रांसलेशनल के पास टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, हर एक के पास, सबके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज 3 फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब टोटल 3 है, 3 इसको दे दिए, तो रोटेशनल वाइब्रेशनल के लिए क्या बचा? कुछ नहीं, खाली है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक 0, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक ऑल्सो 0। लेकिन यहाँ पर डायटॉमिक के पास आ जा, यहाँ पर n = 2 डायटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, H2N2 कुछ भी, राइट। सो n = 2, तो 3n = 6, राइट। अभी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या? फ्रीडम इन मोमेंट। तो कोई एक एटम है, वो कितने डायरेक्शन में जा सकता है? x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में एंड z डायरेक्शन में। उसी तरह 3 टाइप के उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। कैसे? ट्रांसलेशनल, इसीलिए वो 3 होता है। ठीक है, तो डायटॉमिक के लिए 6, उसमें से 3 खर्च हो गए। किसमें? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में। अब यहाँ आ जाए, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। रोटेशनल कितने होते हैं? 2। रोटेशनल कितने होते हैं? 2। फॉर डायटॉमिक रोटेशनल = 2, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम = 2। एंड अब 3n = 6, उसमें से 3 और 2 5 खर्च हो गए, बचा क्या? 1। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। बट यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला है जिसका नाम है 3n - 5। ठीक है, बट ये तुझे यहाँ याद नहीं रखना। तू ये दोनों याद रख लेगा, देख ले, ये दोनों तुझे याद होने चाहिए। 300 फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक 321। ठीक है, ये हुआ। अब ट्रायटॉमिक पर जाते हैं। ट्रायटॉमिक n = 3, 3n = 9/9। तो 9 को मुझे बाइफरगेट करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 केस लिए। कौन से? लीनियर एंड नॉन लीनियर।
लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, ट्रांसलेशनल 3, लीनियर की बात करता हूँ, ट्रांसलेशनल 3 खर्च हो गए। अब लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 2 होता है, याद रखना, माइंड में घुसा लेना। लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2 ऑलवेज। देख ली, इसलिए यहाँ पर 2 रखा है, इसलिए यहाँ पर 2 रखा है। ठीक है, अब 3 और 2 5 तो खर्च हो गए, टोटल कितने हैं 9, तो बच गया कितना 4, बच गया कितना 4। यहाँ पर तुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या है वो 3n माइनस 3n टोटल थे, उसमें से कितने खर्च हो गए 3 और 2 5। तो फॉर लीनियर मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n माइनस 5, राइट। लेकिन मैं ये फॉर्मूला याद नहीं रखता, मैं याद क्या रखता हूँ, ट्रांसलेशन ऑलवेज होते ही है, फॉर लीनियर रोटेशनल इज इक्वल टू 2 एंड दोनों को मिलाकर 3n में से माइनस कर दो तो वो हो जाता है, जो बच गया वो होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। 9 में से 5 खर्च हो गए, जो बच गया वो वाइब्रेशनल होता है। ठीक है, नॉन लीनियर की बात करता हूँ, ट्रांसलेशन ऑलवेज 3 एंड जैसे तूने यहाँ याद रखा था लीनियर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2, तो यहाँ भी याद रखेगा नॉन लीनियर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 ऑलवेज। इसी तरह यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर क्या है 3 आएगा। ठीक है, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3, 3 3 6, 9 में से 6 खर्च हो गए, बाकी इतने बचे 3, तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 3 3। यहाँ कितना था 3 2 4। तो ये टेबल तुझे बनाना आना चाहिए, कुछ खास नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, तूने फर्स्ट टाइम देखा होगा इसलिए शायद तुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बाकी बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्या याद रखना है, n एटम्स के मॉलिक्यूल्स के लिए 3n टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल हो उसके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज 3 होता है। लीनियर एटम्स के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, और जो बाकी बच जाए वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। दैट्स इट, राइट। अब ये पॉली एटॉमिक है, 3n, उसके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये सपोज मान ले लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर के रोटेशनल ऑलवेज 3, राइट। सो वाइब्रेशनल क्या होगा 3n माइनस 6, वाइब्रेशनल क्या होगा 3n माइनस 6, यहाँ पर भी क्या होगा 3n माइनस 6। ठीक है, 3n माइनस 6 ये होता है, राइट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3n, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n। उसमें से ट्रांसलेशनल किसी के भी लिए फॉर एनी मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल ऑलवेज 3, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल रोटेशनल 2, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल रोटेशनल इज इक्वल टू 3, राइट। अब वाइब्रेशनल की बात करता हूँ, फॉर लीनियर वाइब्रेशनल कितने होते हैं 3n माइनस 5 एंड फॉर नॉन लीनियर वाइब्रेशनल कितने होते हैं 3n माइनस 6। ठीक है, अब ये वाइब्रेशन भी आगे बाइफरकेट होते हैं, किसमें, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एंड बेंडिंग फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग यहाँ पर भी फॉर लीनियर एंड फॉर नॉन लीनियर, फॉर बोथ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। ठीक है, अब स्ट्रेचिंग जो होता है वो ऑलवेज होता है n-1। स्ट्रेचिंग जो होता है वो ऑलवेज होता है n-1। इसमें से ये 3n-5 है, उसमें से n-1 ऑलवेज स्ट्रेचिंग होता है, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो नॉन लीनियर हो। स्ट्रेचिंग जो है वो ऑलवेज n-1 होता है। लेकिन बेंडिंग जो होता है, अब देख 3n-5 में से n-1 खर्च हो गया, 3n-5 लीनियर के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n-5, उसमें से n-1 खर्च हो गया, तो कितना बच गया 2n-4। क्या बच गया 2n-4। ये होता है बेंडिंग मोड फॉर लीनियर। लेकिन यहाँ पर 3n-6
3n माइनस 6, उसमें से n माइनस 1 खर्च हो गया, उसमें से n माइनस 1 खर्च हो गया, तो कितने बचे? 2n माइनस 5। ये होते हैं बेंडिंग रूल्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि तुझे अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जांपल, एक नहीं बहुत सारे लेता हूँ ताकि तुझे अच्छे से समझ में आ जाए। अपना प्यारा H2O, अपना प्यारा H2O, n इज इक्वल टू 3, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n इज इक्वल टू 9, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम t इज इक्वल टू ऑलवेज व्हाट 3 फॉर एनी, t तो 3 रख ही देना है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 ऑलवेज। रोटेशनल कितना होगा बता, रोटेशनल कितना होगा? ये क्या है? H2O का शेप पता होना चाहिए, नॉन लीनियर, इसीलिए रोटेशनल इज इक्वल टू 3। एंड बाकी कितना बच गया? 9 में से 6 खर्च हो गए तो कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। तो ये हो गया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग निकाल दे, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग निकाल दे। स्ट्रेचिंग कितना होता है? n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2 होता है स्ट्रेचिंग। अब वाइब्रेशनल में स्ट्रेचिंग और बेंडिंग होता है, ठीक है, उसमें से 2 हो गया स्ट्रेचिंग, तो बच गया कितना? 1। लेकिन मैं जाऊंगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, ये कितना होता है? 2n माइनस, फॉर नॉन लीनियर इज 5, फॉर नॉन लीनियर इज 5, राइट। सो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 इज 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 है ना यहाँ पर, इसीलिए फॉर नॉन लीनियर इज इक्वल टू 2n माइनस 5। ठीक है, तो ये देख ले प्यारा सा पानी। ठीक है, अब देख ले प्यारा सा वाटर। ठीक है, प्यारा सा वाटर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। n इज इक्वल टू यहाँ पर भी 3, n इज इक्वल टू यहाँ पर भी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n इज इक्वल टू 9, यहाँ पर भी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर भी 9। अब ट्रांसलेशनल बता दे, ट्रांसलेशनल कितने होते हैं? ट्रांसलेशनल ऑलवेज 3। रोटेशनल कितना होगा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये वो क्या होता है? लीनियर, लीनियर शेप में, इसीलिए R इज इक्वल टू 2, इसीलिए R इज इक्वल टू 2। तो वाइब्रेशन कितना बचा? 9 में से 5 खर्च हो गया 2, लेकिन अगर फॉर्मूला रखूँ सो 3n माइनस 5, 3n माइनस 5, इसीलिए मैं फॉर्मूला याद नहीं रखता भाई, कंफ्यूजिंग होता है। 3n माइनस 5, राइट। स्ट्रेचिंग बेंडिंग बता दे। स्ट्रेचिंग n माइनस 1 ऑलवेज स्ट्रेचिंग होता है, n कितना है? 3, उसमें से 1 घट गया तो 2 स्ट्रेचिंग होता है। अब 4 में से 2 स्ट्रेचिंग है तो बच गए कितने? 2। बेंडिंग कितने हो गए? 2। बेंडिंग इज इक्वल टू 2, कैसे आया? 2n माइनस 4, 2n माइनस 4, राइट। देख ले 3 2 6, 6 माइनस 4 2, ये कितना होता है? n माइनस 1। थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, CH4, CH4, राइट, CH4 मीथेन, राइट। n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3n इज इक्वल टू 15, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कितने हो गए? 15 बाई 15, राइट। अब ट्रांसलेशनल ऑलवेज 3, ट्रांसलेशन ऑलवेज 3, ऑलवेज 3। रोटेशनल लीनियर है कि नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर इज इक्वल टू 3, नॉन लीनियर है ना, मीथेन नॉन लीनियर होता है 3। अब वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल कितना होगा? 3n माइनस 6, 15 3 जा 45, 45 माइनस 6 कितना आएगा? कितना आएगा? 45 माइनस 6 39, 39 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। कितने? 39 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट, 39 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, 15 माइनस 6 होगा, यस, मैंने ये 15 का 3n कर दिया। सो 3n माइनस 6, 3n कितना है? 15, उसमें से 6 जाएगा तो आंसर इज 9। सो 9 और 3 12 और 3 15, ठीक है 15। अब इसमें स्ट्रेचिंग बेंडिंग बता दे। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग n माइनस 1, स्ट्रेचिंग क्या होता है? n माइनस 1 मतलब n इज 5, उसमें से 1 गया तो 4, 4 स्ट्रेचिंग, 9 में से 4 स्ट्रेचिंग है तो 5 बेंडिंग हो गए, लेकिन फॉर्मूला से करेंगे बेंडिंग। बेंडिंग इज इक्वल टू 2n माइनस, नॉन लीनियर के लिए 2n माइनस 5, 2n माइनस नहीं 4, 2n माइनस 4, 2n माइनस 4,
ठीक है, सो बेंडिंग कितने आएंगे 2n, 5 2 जा 10 माइनस 4 इज 6। ओके 2n माइनस 5 ही आएगा भाई, देख लेता हूँ। फॉर नॉन लीनियर 2n माइनस 5, हाँ फॉर नॉन लीनियर 2n माइनस 5 सही था भाई, मैं पहले ही। सो 2n माइनस 5, तो ये आएगा 5, ये आएगा 5। ठीक है, ये हो गया मीथेन का एग्जांपल। एक लास्ट एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, बेंजीन का बता। बेंजीन वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकता है भाई, और करना ही चाहिए। देख, जब तू कोई से भी टीचर के पास से पढ़ ले, कोई सा भी कोचिंग कर ले, कोई भी साइंटिस्ट से भी पढ़ ले, अगर खुद का दिमाग नहीं लगाएगा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। लिख के ले ले, ठीक है। सो बेंजीन क्या होता है C6H6। बेंजीन क्या होता है C6H6। सो N इज इक्वल टू 6 और 6 12, 6 और 6 12, 3N इज इक्वल टू 36। ट्रांसलेशनल ऑलवेज 3, रोटेशनल 3, नॉन लीनियर है ना सर, प्लेनर है मतलब लीनियर। अरे भाई प्लेनर नहीं पूछा है, लीनियर नॉन लीनियर, तो 3। एंड वाइब्रेशनल 36 में से 6 गया कितना 30, 36 में से 6 गया 30, ठीक है 30। अब ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल हो गया। स्ट्रेचिंग बेंडिंग, स्ट्रेचिंग क्या होता है n माइनस 1, n इज इक्वल टू 12 माइनस 1, n माइनस 1, 12 इज n माइनस 1 मतलब 11। बेंडिंग 2n माइनस 5, राइट। 24 में से 5 गया कितना 19। सो ये हो गया बेंजीन, ठीक है। आगे तू कर सकता है कौन सा, नेप्थेलीन। ठीक है, अब याद रखना वाइब्रेशनल मोड्स को नॉर्मल मोड्स भी बोला जाता है, सो हाउ मेनी नॉर्मल मोड्स आर प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। तो मतलब तुझे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नॉर्मल मोड्स मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉर्मल मोड्स मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज, ठीक है। नॉर्मल मोड्स मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए क्वेश्चन दिखाता हूँ CSIR नेट में से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि CO2 के नॉर्मल मोड्स पूछे हैं, CO2 के नॉर्मल मोड्स पूछे हैं। मतलब बता दे भाई CO2 के नॉर्मल मोड्स कितने होते हैं, CO2 के नॉर्मल मोड्स कितने होते हैं, CO2 के नॉर्मल मोड्स 4 होते हैं, 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देख ले 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम CO2 के नॉर्मल मोड्स पूछे हैं। बट जब उसको कंस्ट्रेन कर दिया जाए, उसको क्या कर दिया जाए, कंस्ट्रेन, एक डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर दिया जाए, तो उसके कितने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। देख ये CO2 है, आजू बाजू O, बीच में C, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ऐसे करके ये CO2 होता है, राइट। तो टोटल उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 होते हैं, कौन से सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और बेंडिंग के 2 होते हैं, ऐसा कुछ होता है, राइट। तो 4 ऐसे अलग अलग मोड होते हैं। बट अगर उसको बोल दिया जाए, अगर उसने पूछा है कि उसको एक जगह से कंस्ट्रेन कर दिया जाए, ये एक मॉलिक्यूल को मैंने पकड़ रखा है, तो कितने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, तो उसका आंसर आएगा 2, ठीक है। एक सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। बेंडिंग नहीं हो सकेगा, बेंडिंग नहीं होगा। बेंडिंग क्या होता है, देखिए ये बेंडिंग होता है, ये बेंड हुआ, ये जो CO2 था ना जो लीनियर, वो बेंड हुआ है, तो ये कभी नहीं हो सकता। जब उसको एक तरफ से कंस्ट्रेन किया जाए तो बेंडिंग नहीं होगा। लेकिन स्ट्रेचिंग तो हो सकता है ना, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होता है, ये होता है, ये दोनों कंप्रेस हो, दोनों ऑक्सीजन कंप्रेस हो।
राइट, या फिर दोनों ऑक्सीजन बाहर की साइड जाए, तो ये होता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या होता है, एक अंदर एक बाहर, एक ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाए, एक ऑक्सीजन बाहर की तरफ जाए, या फिर ये ऑक्सीजन अंदर की तरफ, ये ऑक्सीजन। तो ये थोड़ा स्पेक्ट्रो का पार्ट है, यहाँ पर तुझे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बट ये एक अच्छा एग्जांपल उसने पूछा था CSIR नेट में, तो मैंने बता दिया, राइट, तो मैंने बता दिया, राइट। एक और एग्जांपल आता है, एक और क्वेश्चन आता है CO2 का ही, कि ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, उसमें से कितने स्पेक्ट्रोस्कोपिकली एक्टिव होते हैं, तो उसमें से एक जो होता है वो स्पेक्ट्रोकेमिकली इनएक्टिव होता है, राइट। क्यों होता है वो तुझे अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनीवे, ये क्वेश्चन को छोड़ी, तो उसका आंसर 3 है। 4 में से सिर्फ 3 एक्टिव वाइब्रेशनल मोड थे, 4 में से सिर्फ 3 एक्टिव वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं, बाकी 2 जो होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, बाकी जो 2 होते हैं वो डीजनरेट होते हैं। कौन से वाले, बेंडिंग वाले, ठीक है, वो ये सब तू अभी रहने दे, स्पेक्ट्रो में देख लेना, राइट। और क्वेश्चंस में करवाऊंगा, तू टेंशन ना ले। हाँ, तो ये सब था डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, ये सब था डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। अब ये सब निकालते क्यों है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी में कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं, कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो डेल यू इज इक्वल टू एन CV dt। कौन कंट्रीब्यूट करता है, CV। कौन कंट्रीब्यूट करता है, CV, ठीक है। CV कंट्रीब्यूट करता है कहाँ पर, इंटरनल एनर्जी में। तो CV निकालते हैं हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की मदद से। किससे, इसका एक फॉर्मूला है, CV इज इक्वल टू, जैसा बोला था मैंने कि जनरली ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स 1/2 kBT और 1/2 RT पर मोल, राइट। तो उसी तरह रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं T लिखूंगा, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2 RT जितना, प्लस, देख रुक जा, ऐसे नहीं समझाऊंगा, राइट। CV कितने मोशंस होते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड व्हाट, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है CV में। कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2 RT ईच, 1/2 RT ईच, 1/2 RT ईच, ये दोनों 1/2 RT करता है, लेकिन ये कितना करता है, 0.20 R जितना। ये 0.50 RT है, ये 0.20 R। CV में सिर्फ R जितना कंट्रीब्यूशन होता है भाई, कि मैंने इंटरनल एनर्जी का लिख दिया। CV इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 R जितना, प्लस रोटेशनल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 R जितना, प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कंट्रीब्यूशन होता है नेग्लेजिबल। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कंट्रीब्यूशन negligible at low temperature, but at high temperature it contributes R, it contributes R। देख ले, ये बॉक्स रूल, राइट, रूल ऑफ थंब, ये तुझे याद रखना है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करता है, नेग्लेजिबल एट लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट नहीं करते, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर इट कंट्रीब्यूट्स R। बाकी कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2 R। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 R कंट्रीब्यूट करता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 R कंट्रीब्यूट करता है, बट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टेम्परेचर सेंसिटिव, इसीलिए लो टेम्परेचर पर वो नेग्लिजिबल होता है, एंड एट हाई टेम्परेचर वो R जितना कंट्रीब्यूट करता है, V इंटू R एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर।
ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। ये निकाला मैंने CV निकाला, क्या निकाला मैंने CV, तो CV फिर से लिखता हूँ, CV इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2R प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2R प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू कंट्रीब्यूशन R एट हाई टेम्परेचर ओनली, एट हाई टेम्परेचर ओनली, राइट। अदरवाइज सिर्फ ये दोनों हो गए, अदरवाइज सिर्फ ये दोनों हो गए। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, डेल यू, राइट। तो डेल यू मतलब यू निकालना है, सिर्फ यू, डेल यू नहीं, सिर्फ यू निकालना है। यू इज इक्वल टू CV इंटू टी, उसके अंदर टी चला जाएगा, राइट। अगर मैं डेल ना लिखूँ, सिर्फ यू लिखूँ तो CV इंटू टी, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। सपोज इसमें से कोई वैल्यू आई जो आई 5/2R, CV इज इक्वल टू 5/2R, तो उसका इंटरनल एनर्जी कितना होगा, U इज इक्वल टू 5/2RT, दैट्स इट। अगर CV इज इक्वल टू 5/2R मिला, जैसे मैंने ये सारी कैलकुलेशन की, उसकी मदद से सपोज मुझे CV मिला मुझे 5/2R, तो उसकी मदद से U कितना मिलेगा, इंटरनल एनर्जी 5/2RT, समझ में आया, 5/2RT। वीडियो फिर से देखना अगर ना समझ में आए, बट मैं ऐसा रहने नहीं दूंगा, मैं तुझे समझा ही दूंगा, इतना मुझे भरोसा है अपने आप पर, ठीक है। तो देख, ये होता है CV, और ये जो वैल्यू है उसको T से मल्टीप्लाई कर दे तो होता है वो इंटरनल एनर्जी, वो होता है इंटरनल एनर्जी। अब देख, तुझे एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देख, यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल 3, वाइब्रेशनल भी 3, राइट। तो इसका मुझे CV निकालना है, इसका मुझे CV निकालना है। अभी मैं ये ट्रांसलेशनल और स्ट्रेचिंग बेंडिंग को भूल जाता हूँ, राइट। CV इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2R प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2R प्लस वाइब्रेशनल। लेकिन वाइब्रेशनल कब लेना है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, और वो भी कितना होता है R जितना। सो प्लस वाइब्रेशनल कितने हैं 3, और उसका कंट्रीब्यूशन होता है R जितना, उसका कंट्रीब्यूशन होता है R जितना, ठीक है। तो ये है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, वो भी वेरी हाई, हाई मतलब वेरी हाई, ठीक है, 500 केल्विन, 1000 केल्विन इसके आसपास, ठीक है। 3/2R मतलब 3R प्लस 3R कितना हो गया 6R, कितना हो गया 6R, राइट। तो इसका CV कितना हो गया 6R। लेकिन ये जनरली हाई टेम्परेचर पर नहीं पूछते, सपोज एट मॉडरेट टेम्परेचर कितना होता है, ये 3/2R और ये भी 3/2R, 3R, तो उसका CV कितना होगा एट दैट टाइम 3R, उसका इंटरनल एनर्जी कितना होगा 3RT, इसका कितना होगा 6RT, कौन U इंटरनल एनर्जी 6RT एंड CV इज इक्वल टू 6R। देख ले भाई, डायरेक्ट वैल्यू मिल गई CV और इंटरनल एनर्जी की। तो स्टैटिस्टिकल की यही खासियत है कि वो सारी वैल्यूज़ देता है, वो सारी वैल्यूज, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखेंगे हम बाद में। CO2 देख ले, CO2 देख ले, ट्रांसलेशनल 3, सो 3/2R प्लस रोटेशनल 2/2R, एट मॉडरेट टेम्परेचर ले रहा हूँ, 3/2R प्लस 2/2R कितना होगा 5/2R। क्या आया, CV इज इक्वल टू 5/2R, ठीक है। 3/2R प्लस 2/2R, ट्रांसलेशनल 3 इंटू 1/2R जितना कंट्रीब्यूशन, प्लस रोटेशनल 2 इंटू 1/2R जितना कंट्रीब्यूशन, दोनों का समेशन मतलब हो गया 3 + 2 5/2R, ठीक है, ये हो गया CV। लेकिन अगर मुझे इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो वो कितना होगा 5/2RT, 5/2RT, ठीक है, ये होता है। अब जो तुझे टेबल बनवाया था वो देख, यहाँ पर अगर मुझे एक कॉलम रखनी है, अगर मैं एक कॉलम बना लूँ, ठीक है, अगर मैं एक कॉलम बना लूँ, एक और प्यारी सी कॉलम, ठीक है, जिसके अंदर मैं ये सब निकालूंगा, ठीक है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल वाइब्रेशन 0 0, तो सिर्फ इसका ही कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए इसका CV कितना आएगा, CV या फिर मैं U बोलूँ तो CV कितना आएगा 3/2R,
एंड यू कितना आएगा 3/2 RT। ठीक है, ये क्या आया CV, ये क्या आया CV, और ये क्या है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इससे तू CV निकाल सकता है, CP भी निकाल सकता है। कैसे? CP इज इक्वल टू CV प्लस R। सो अगर 3/2 R तुझे CV मिल गया प्लस उसके अंदर R ऐड कर दिया, मतलब 5/2 R, तो तुझे CP मिल गया, एंड CP अपॉन CV गामा भी मिल सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस है, करवाऊंगा, टेंशन ना ले। ठीक है, देख इसका कंट्रीब्यूशन 3/2 R, इसका 2/2 R, उसका कुछ नहीं, तो 3 + 2 5/2 R। तो CV कितना आया 5/2 R, CV कितना आया 5/2 R, CV कितना आया 5/2 R, और U कितना आया 5/2 RT। ठीक है, 5/2 RT। राइट, यहाँ पर आ जा, इसका 3/2 R, इसका 3/2 R, इसका 2/2 R, इसका कुछ नहीं, तो इसका भी सेम ही वैल्यू आएगा, लेकिन इसका अलग आ जाएगा 3/2 R + 3/2 R। सो हो जाएगा 3R क्या CV, एंड U हो जाएगा 3RT, U हो जाएगा 3RT। ठीक है, सो ये होता है इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, गोथे मत खाना प्लीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, सो एग्जाम्पल एक फिर से दिखा देता हूँ N2 का। जैसे कोई N2 की N2 के बारे में कुछ डेटा गिवन है तुझे। ठीक है, N2 ट्रांसलेशनल ऑलवेज 3, रोटेशनल कितना आएगा 2, लीनियर है 2, डायटोमिक तो लीनियर ही होता है ऑलवेज, एंड वाइब्रेशनल उसका कुछ काम नहीं है फिर भी 1, वाइब्रेशनल उसका कुछ काम नहीं है फिर भी 1। अब मैं लेता हूँ 2 केस। केस 1 हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, तो CV कितना होगा 3/2 R प्लस 2/2 R प्लस 1 × R। क्यों? हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन R जितना होता है, इसीलिए R। ठीक है, सो CV इज इक्वल टू 5/2 R प्लस R, मतलब 7/2 R, 3 + 2 + 2 7/2 R। ठीक है, 7/2 R, एंड U कितना होगा 7/2 RT। ठीक है, सेकंड लो टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर भी ले सकता है भाई, लो टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर भी हो सकता है। तो CV इज इक्वल टू सिर्फ 3/2 R प्लस 2/2 R इज इक्वल टू 5/2 R, एंड U इज इक्वल टू 5/2 RT। देख CP निकाल सकता है यहाँ से, CP इज इक्वल टू 9/2 R, एंड गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV इज इक्वल टू 9/7। यहाँ पर गामा CP इज इक्वल टू 7/2 R। ठीक है, सिर्फ इसमें R ऐड करना है भाई। CP इज इक्वल टू CV प्लस R, तो 5/2 R प्लस R 7/2 R, गोथे मत खाना प्लीज। सो गामा इज इक्वल टू 7/5। तो ये भी तू निकाल सकता है, ये भी तू निकाल सकता है। ठीक है, ये भी तू निकाल सकता है। ओके, नेक्स्ट लगा हेडिंग भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। राइट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, वैसे हेडिंग नहीं लगेगा तो फिर भी चलेगा, कुछ आता नहीं है इसमें। क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? A B का दोस्त है, B C का दोस्त है, तो A एंड C भी दोनों दोस्त हो गए। मतलब A इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ B, B इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ C, then A and C will also in thermodynamic equilibrium. That is called what? Zeroth law of thermodynamics. That is called zeroth law of thermodynamics. Right? कुछ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। एक क्वेश्चन है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम्पल क्या है, तो उसका आंसर है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है वो इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। MS में क्वेश्चन आता था, 18, 19 में, 17 में आया था क्वेश्चन, बाकी तो भूल जा भाई, अभी तो MS भी शायद ही पूछे ऐसा क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो। राइट, हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ बहुत कुछ है, क्वेश्चन यहाँ से ही आता है, आएगा और आता रहेगा। बहुत कुछ है यहाँ पर पढ़ने के लिए और पूछने के लिए। ठीक है, सो सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट लॉ था तो सही। राइट, तो फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था तूने? डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W, या फिर DQ प्लस W, कुछ भी बोले। राइट, सो DQ प्लस W। तो ये लॉ की मदद से तूने क्या निकाला था? U की वैल्यू, डेल U की वैल्यू, डेल Q की वैल्यू एंड W की वैल्यू।
राइट, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। कौन सी लिमिटेशंस थी? इट डू नॉट टॉक्स अबाउट स्पॉन्टिनिटी ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन की स्पॉन्टिनिटी मतलब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन होगा तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये सारी बात तो इसने की ही नहीं, ये सारी बात तो इसने की ही नहीं। दूसरा, इट डू नॉट टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये हीट फ्लो की बात तो करता है बट कौन सी डायरेक्शन में होगा वो सारी बात भी इसने की नहीं थी, राइट। सो दैट्स वाई टू रिमूव दिस लिमिटेशंस वी नीड सेकंड लॉ ऑफ thermodynamics. We need what? Second law of thermodynamics. So first law has certain limitations as it does not talk about spontaneity of the reaction and the direction of the heat flow right. So ये सारी limitations दूर करने के लिए second law की ज़रूरत पड़ी, right. Hence the new law of thermodynamics defined known as second law of thermodynamics. इसका statement लिख दे, किसका? second law of thermodynamics का statement। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? वर्क, हम किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, वर्क उसको हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं 100% वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने 5 जूल वर्क किया, वो 5 पूरा 5 जूल ही हीट प्रोड्यूस करेगा। मतलब 5 जूल ही हीट प्रोड्यूस होगी ऐसा नहीं, वो पूरा 5 जूल हीट प्रोड्यूस करने में खर्च होगा। बट सपोज मैंने 5 जूल हीट दिया तो इट डजेंट मीन ये पूरा 5 जूल वर्क देगा, इट डजेंट मीन ये पूरा 5 जूल वर्क देगा। ओनली सम अमाउंट ऑफ हीट विल कन्वर्ट इनटू वर्क एंड सम अमाउंट ऑफ हीट विल रिमेन अनयूजफुल, राइट, अनयूजफुल, इट रिमेन्स एज इट इज, राइट, अनअवेलेबल, राइट, सम अमाउंट ऑफ एनर्जीज रिमेन्स अनअवेलेबल, right, and this unavailable energy is known as entropy, of the system, ठीक है। so लिख, statement लिख ले, the work can always completely converted into heat, but the work can always completely converted into heat, but heat cannot completely converted into work without a permanent change in system or surrounding. The work always can completely convert it into heat, but heat cannot completely convert it into work without a permanent change in system or surrounding. Only a fraction of heat can be converted into useful work, and the rest of energy remains unavailable or unconverted. Only a fraction of heat can be converted into useful work and rest of energy remains unavailable or unconverted. That unconverted energy is called entropy, So यहाँ से आता है एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तुझे स्कूल में क्या पढ़ाया था? एंट्रोपी इज व्हाट? सिस्टम का रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। व्हाट इज दिस रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस? राइट, तो वही है ये रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस, राइट। जो हीट हम देते हैं वो हीट खर्च होती है बट स्टिल सम अमाउंट ऑफ हीट रह जाती है। सो वो जो अनकन्वर्टेड और अनअवेलेबल जो हीट होती है दैट हीट इज नोन एज एंट्रोपी, राइट। और ये जो रैंडमनेस वाली डेफिनेशन थी, जो रैंडमनेस वाला कंसेप्ट था, वो कहाँ से आया? स्टैटिस्टिकल से। कहाँ से आया? स्टैटिस्टिकल। S इज इक्वल टू K ln W, राइट। S इज इक्वल टू K ln W, राइट। रेसिड्यूअल एंट्रोपी, इसे कुछ ऐसा बोला जाता है, रेसिड्यूअल एंट्रोपी, राइट। K ln W, K इज व्हाट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट। सपोज W इज इक्वल टू 1, मतलब जो सिस्टम है हमारी वो एज इट इज़ एकदम परफेक्ट है, वहाँ पर कुछ भी रैंडमनेस नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो क्या हो जाएगा? K ln 1 इज इक्वल टू 0, तो S इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वहाँ पर जहाँ पर W इज इक्वल टू 1, W इज व्हाट? पार्टीशन फंक्शन, राइट, तो वो S इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट।
मतलब सब कुछ एकदम परफेक्टली सेट है वहाँ पर। हर एक एटम, हर एक एनर्जी लेवल में कितने एटम्स प्रेजेंट है वो सब सेम है, वहाँ पर सब कुछ एकदम परफेक्टली सेट है। तो वहाँ पर W1 होता है, और W1 तो ln 1 इज 0 एंड S इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पर एंट्रोपी इज 0, मतलब वहाँ पर रैंडमनेस नहीं है। बट अगर W इज नॉन इक्वल टू 1 तो S इज इक्वल टू नॉन इक्वल टू 0, S नॉन इक्वल टू 0, S नॉन इक्वल टू 0, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ एंट्रोपी पड़ा होगा। और देख, कोई भी प्रोसेस में W इज इक्वल टू 1 कभी पॉसिबल नहीं होता, सब कुछ सेट नहीं होता लाइफ में, कभी भी कुछ भी सेट, सब कुछ सेट नहीं होता, राइट। तू बोले मैं अच्छा पढ़ भी लूँ, अच्छा घूम भी लूँ, अच्छा ये भी कर लूँ, अच्छा वो भी कर लूँ, राइट, रात को 12 बजे पार्टी भी कर लूँ, मैं हर संडे घूमने जाऊँ, मूवी देखने जाऊँ, मोबाइल में टाइम पास करूँ रोज़ 4-5 घंटा, और IIT जैम में और गेट में रैंक ले आऊँ, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तुझे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, विदाउट सेक्रीफाइस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बट हमारा क्या होता है, सपने बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन वो सपने पूरे करने के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो हमसे नहीं होता, जो डेडिकेशन चाहिए होता है वो हमें नहीं आता, तो वो थोड़ा दिक्कत रहता है। सो वो उसको सेट करो तो आपकी भी एंट्रोपी एटलीस्ट ज़ीरो तो नहीं होगी, बट ज़ीरो के नज़दीक तो आएगी। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखते हैं एंट्रोपी। तो एक सिस्टम है, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स है जो रैंडम मोशन करते हैं, कुछ भी मोशन होती है। इसके ऊपर मैंने dq जितनी हीट दी, रिवर्सिबली हीट दी, राइट। तो ये जो मेरी सिस्टम थी वो ऑर्डर में आ गई, वो क्या आ गई, ऑर्डर में आ गई, राइट, वो ऑर्डर में आ गई। तो ये dq जितनी हीट तो खर्च हुई ना, और कौन से टेम्परेचर पर खर्च हुई, उसको बोला मैंने T, सो dq अपॉन T, और इस क्वांटिटी को बोला मैंने S। दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, राइट। चेंज इन एंट्रोपी में बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हीट टेकन and the temperature at which heat is taken, right. So del S is equal to del Q upon T, del S लिखना भाई, del S is equal to del Q upon T, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी लिखा होता है del Q is equal to T del S, तो ये यहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, del S is equal to del Q upon T। तो मेन डेफिनेशन ये वाली है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, राइट। अब देख, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके तरफ जाते हैं, राइट। उससे पहले इन केमिकल रिएक्शंस वी विल डिटरमाइन द चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। लिख, देख, एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, A+B गिव्स C, गैसियस है, सब कुछ गैसियस रिएक्शन के अंदर जा रहा है, राइट। तो तुझे डायरेक्टली पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, राइट। हाँ, स्पॉन्टेनियस, तो पहले स्पॉन्टेनियस क्या होता है वो देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विच अकर्स ऑन इट्स ओन अकरेंस, मतलब उसको किसी साइड असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप होता रहता है, ठीक है। उसको पढ़ाई करने के लिए किसी आउटर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप पढ़ता रहता है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो जब तक तू अपनी पढ़ाई को स्पॉन्टेनियस नहीं बनाता, और लाइफ में याद रखना, जब तक कोई चीज़ को करने के लिए तुझे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब तक तू वो चीज़ में मास्टर नहीं बन सकता। और तुझे अपनी फील्ड में मास्टर बनना है तो तुझे एफर्टलेसली करना पड़ता है वो चीज़, राइट। जैसे सांस लेने के लिए तुझे कभी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है ना, उसके लिए कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं देखना पड़ता, लेकिन पढ़ाई करने के लिए तुझे मोटिवेशन वीडियो देखना पड़ता है। मूवी देखने के लिए कभी भी तुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, वो तू एफर्टलेसली करता है, राइट। सो व्हाट इज एफर्टलेसली,
उसके लिए तुझे कुछ आउटर सोर्स की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। उसी तरह जिस दिन तेरी पढ़ाई स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, मुझे रोज़ इतना पढ़ना ही है, जिस दिन ये एटीट्यूड आ जाएगा तेरे अंदर, तू कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, तू कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकता है, तू कहीं पर भी पहुंच सकता है। ठीक है, आजा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? जो अपने आप होती रहती है। उसके मेनली थियोरेटिकल बात बोलूँ तो मेनली दो क्राइटेरिया है, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी इज लेस देन 0। ये दो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। पढ़ेंगे हम, चिंता मत कर, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब यहाँ से कैसे पता लगाए, तो उसके लिए तू निकालेगा डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी, व्हाट इज डेल्टा एन जी? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है डेल्टा एन जी, ये होता है डेल्टा एन जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, ये होता है डेल्टा एन जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा एन जी। इफ डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव देन डेल्टा एस ऑल्सो पॉजिटिव। इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव देन डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखना, ये ध्यान में रखना। क्यों 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 क्यों? देख, डेल्टा एन जी पॉजिटिव कब आएगा? जब प्रोडक्ट में ज़्यादा गैस होगी, जब प्रोडक्ट में ज़्यादा गैस होगी, जब प्रोडक्ट में ज़्यादा गैस होगी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। यहाँ पर 4 मोल गैसियस प्रोडक्ट है, यहाँ पर 2 मोल गैसियस प्रोडक्ट है, तभी जाके 4 - 2 इज इक्वल टू 2 ये पॉजिटिव आएगा, तभी जाके ये पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव का मतलब क्या है? वहाँ पर ज़्यादा गैस मतलब ज़्यादा रैंडमनेस है, एंड बिकॉज ऑफ ज़्यादा रैंडमनेस डेल्टा एस इज पॉजिटिव। लेकिन अगर वो नेगेटिव आया तो डेल्टा एस इज नेगेटिव। एग्जाम्पल ले ले H2 3H2 plus N2 gives 2NH3। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितनी है? 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 3 + 1 4। दोनों गैसियस है, तीनों सब कुछ यहाँ गैस है भाई। अगर कहीं पर लिक्विड आ जाए तो उसको काउंट मत करना प्लीज़, कहीं पर लिक्विड आ जाए तो उसको काउंट मत करना। जहाँ पर भी डेल्टा एन जी है वहाँ पर गड्ढा है, लिक्विड या सॉलिड देगा तुझे, तो वो ध्यान रखना। ठीक है, सो 2 - 4 इज इक्वल टू -2। डेल्टा एन जी नेगेटिव, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसीलिए इसमें कैटालिस्ट और वो सब डालना पड़ता है ना। एमोनिया अपने आप एटमॉस्फेयर में फॉर्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और NH3 उसमें से 3 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल ऑफ एंड 1 मोल ऑफ N2। हाँ, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्यों? डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 3 + 1 - 2, 3 + 1 - 2 इज इक्वल टू 2। डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सो NH3 का डीकम्पोजिशन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बट फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, राइट। और वी कैन से डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 और वी कैन से डेल्टा एस इंक्रीजेज। यहाँ पर डेल्टा एस इंक्रीज होता है और यहाँ पर डेल्टा एस डिक्रीज होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना। क्या करना? याद रखना, ये याद रखना। डेल्टा एस इज डिक्रीज फॉर डेल्टा एन जी नेगेटिव, डेल्टा एस इज इंक्रीज फॉर डेल्टा एन जी पॉजिटिव। ठीक है, सो याद रखना। ओके, अब आजा कि एग्जाम में कैसे आता है। एग्जाम में एंट्रोपी का सवाल कैसे आता है, राइट। सो तुझे सिंपली देख, 3 पार्ट में होता है एंट्रोपी का फंडा। 3 पार्ट में होता है। फर्स्ट, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड थर्ड, irreversible phase ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ
तीन पार्ट में एंट्रोपी का सवाल आता है, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। पहला पढ़ेंगे रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन? जिसके अंदर फेज सेम वेरिएबल डिफरेंट। व्हाट इज वेरिएबल? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा, ठीक है, ये सारे डिफरेंट होते हैं बट फेज सेम। सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा रिएक्शन के बाद भी, सॉलिड का सॉलिड में रिएक्शन, लिक्विड का लिक्विड में रिएक्शन, गैस का गैस में रिएक्शन, वो वाले उसे कहते हैं फेज सेम। वेरिएबल डिफरेंट मतलब टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है, प्रेशर P1 से P2 जा रहा है, वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है, उसे कहते हैं वेरिएबल डिफरेंट। एंड थर्ड इज आइडियल सिस्टम। पेन थक गई भाई, चिंता मत कर मैं नहीं थकूंगा, मैं चलता रहूँगा जब तक है जान। सो आइडियल सिस्टम होती है, राइट। ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर्मूला वो सारे तुझे याद करने हैं, राइट। देख ले, फर्स्ट लॉ याद कर। फर्स्ट लॉ, डेल U इज इक्वल टू डेल Q प्लस W। सो डेल Q इज इक्वल टू डेल U माइनस W। सो डेल Q इज इक्वल टू CV dt माइनस PdV। हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल, माइनस PdV, सॉरी W इज इक्वल टू माइनस PdV एंड माइनस माइनस प्लस, W इज इक्वल टू बिकॉज W इज इक्वल टू माइनस PdV, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर एंट्रोपी की फॉर्मूला डेफिनेशन, डेल एस इक्वल डेल क्यू अपॉन टी। सो डेल क्यू इज इक्वल टू टी डेल एस। सो यहाँ मैं रखूँगा टी डेल एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी, CV dt प्लस PdV, ठीक है। देयरफॉर डेल एस इज इक्वल टू CV dt प्लस PdV अपॉन टी। ये बॉक्स कर ले और याद कर ले, राइट। फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डेल एस, फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डेल एस, फंडामेंटल रिलेशन या फिर फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डेल एस, ठीक है। इसकी मदद से मैं 3 अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करूंगा जो तुझे काम में आएंगे, राइट। क्या था फॉर्मूला? CV dt अपॉन टी प्लस PdV अपॉन टी, राइट। ये फॉर्मूला है। एंट्रोपी चेंज लिख, एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, राइट, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। देख, सो ये क्या है? डेल एस। सो डेल एस इज इक्वल टू CV dt अपॉन टी प्लस PdV अपॉन टी, राइट। अब मुझे डेल्टा एस निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। सो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँगा। डेल एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ CV dt अपॉन टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ PdV अपॉन टी। हाँ, लेकिन ये PdV अपॉन टी को देख, ये में PdV अपॉन टी, PV इज इक्वल टू RT होता है, PV इज इक्वल टू RT। सो PV अपॉन टी क्या होता है? P अपॉन टी इज इक्वल टू R अपॉन V, P अपॉन टी इज इक्वल टू R अपॉन V। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर R डेल V अपॉन V लिख दूंगा। हाँ ना बोल भाई, ठीक है, इसलिए मैं लिख दूंगा R अपॉन V। अब देख, इंटीग्रेशन ऑफ डेल एस इज इक्वल टू CV इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी अपॉन टी प्लस R इंटीग्रेशन ऑफ डेल V अपॉन V, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा S1 से S2, तो ये क्या हो जाएगा? S इंटीग्रेशन ऑफ डेल एस क्या होता है? S लिमिट में रखूंगा S2 माइनस S1। देख, इंटीग्रेशन ऑफ डेल एस होता है S और लिमिट रखूंगा S1 से S2। इसी तरह यहाँ पर इसका क्या होता है? लॉन टी, T1 से T2 प्लस R लॉन V, V1 से V2, राइट। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉन एक्स।
लेकिन सपोज मुझे लिमिट ना काम हो, लिमिट का मुझे काम नहीं है, मुझे सिर्फ एस निकालना है, सिर्फ एस निकालना है। ठीक है, छोड़ उसे, यहाँ आ जा। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV लॉन T2 माइनस लॉन T1। पता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई होप पता होगा, लॉन V2 माइनस लॉन V1, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। T की बदले पहले T2 माइनस T की बदले T1। सो S2 माइनस S1 मतलब क्या, डेल्टा S इज इक्वल टू CV लॉन T2 माइनस लॉन T1, मतलब क्या होता है, लॉन T2 अपॉन T1। लॉन A माइनस लॉन B इज इक्वल टू लॉन A अपॉन B प्लस R लॉन V2 अपॉन V1। देख ले भाई, फॉर्मूला बन गया। ये तुझे याद करना है, फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने बोला ना, 3 फॉर्मूला तुझे याद होने चाहिए, उसमें से ये फर्स्ट फॉर्मूला है, उसमें से ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सर इसका क्या काम है, इसका क्या काम है वो देख यहाँ। सपोज ये CV जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सपोज CV इस फॉर्म में दे, CV इज इक्वल टू AT², ऐसे दे दे तुझे कि CV इज वेरी एज AT² इन द गिवन टेम्परेचर लिमिट। तो क्या करेगा तू, तो तू CV की जगह ये चीज़ रखेगा, तो यहाँ आ जाएगा AT² TT कट हो जाएगा, तो यहाँ पर T रह जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा T² अपॉन 2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ ये फॉर्मूला पूरा बदल जाएगा। तो एट दैट टाइम तू ये फॉर्मूला नहीं रख सकता, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये होगा CSIR नेट और गेट के लिए। IIT जैम में डोंट वरी ये लेवल नहीं जाएगा, ठीक है। फिर भी यार थर्मोडायनेमिक्स का लेवल काफ़ी अच्छा आता है जैम में भी। मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। दिखाऊंगा तुझे क्वेश्चन, चिंता मत कर, सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। सो ये हुआ फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला डिराइव करता हूँ। फंडामेंटल फॉर्मूला बोल, क्या था, CV dt अपॉन T प्लस P dV अपॉन T, ये था। पहले तूने क्या निकाला, एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ T एंड V की टर्म में निकाला। अब मैं निकालूंगा T एंड P की टर्म्स में, ठीक है। इसीलिए डेल S इज इक्वल टू CV डेल T अपॉन T प्लस, मुझे किसकी टर्म में चाहिए, P की टर्म में। तो मुझे ये जो डेल V है उसको मुझे डेल P करना होगा। कैसे करूँगा, देख, बहुत इजी है। PV इज इक्वल टू RT, राइट। देयरफॉर डेल PV इज इक्वल टू R डेल T। सर R को क्यों बाहर निकाल लिया, R तो कांस्टेंट है ना, तो वो डेल में नहीं जाएगा, इसीलिए P डेल V प्लस V डेल P इज इक्वल टू R डेल T। P डेल V ये रहा, सो P डेल V इज इक्वल टू R डेल T माइनस V डेल P। देख ले, ठीक है। तो ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, P डेल V की जगह पर क्या है, R डेल T माइनस V डेल P अपॉन T। P डेल V की जगह मैंने ये रख दिया है, ठीक है। अब देख, डेल T वाला साथ में और अपॉन T भी साथ में, राइट। तो CV dt प्लस R dt अपॉन T माइनस V dP अपॉन T, हाँ या ना, इन दोनों को साथ में ले लिया, कुछ किया नहीं है नया, राइट। अब देखिए इसको ले ले, V अपॉन T इज इक्वल टू R अपॉन P, बस वो चीज़ रखेंगे। और ये देख डेल T अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, CV प्लस R, अंदर क्या बच जाएगा, CV प्लस R। डेल T अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा CV प्लस R, लेकिन CV प्लस क्या R क्या होता है, CP होता है। तो ये मेरा है क्या, CP dt अपॉन T माइनस V अपॉन T इज इक्वल टू R अपॉन P। तो मैं लिखूंगा कुछ इस तरह, देख ले, ये बन गया इन टर्म्स ऑफ T एंड P, इन टर्म्स ऑफ। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा फॉर्मूला, डेल S इज इक्वल टू CP लॉन T2 अपॉन T1 माइनस
आर लॉन P1 अपॉन P2, ठीक है, प्लस होगा प्लस आर लॉन P1 अपॉन P2, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन करेगा तो ये आ जाएगा प्लस आर लॉन P1 अपॉन P2, ठीक है। तो ये फंडामेंटल इक्वेशन की मदद से मैंने डिराइव कर लिया। अब मैं निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ P एंड V, फिर से फंडामेंटल फॉर्मूला CVdt अपॉन टी प्लस क्या था PdV अपॉन टी, हाँ PdV अपॉन टी, राइट। अब मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, देख मुझे डेल टी नहीं चाहिए बट डेल वी चाहिए, तो ये इस वाले में कुछ दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है वो यहाँ पर है, तो क्या करूँगा मैं, ठीक है, तो वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने डिराइव किया हुआ है, हाँ मुझे दिक्कत किससे है, डेल टी से दिक्कत है, डेल टी की वैल्यू रखूँगा, देख पी वी इज इक्वल टू आर टी, सो पी डेल वी प्लस वी डेल पी इज इक्वल टू आर डेल टी, देयरफॉर डेल टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर, वो वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, सो डेल एस इज इक्वल टू सी वी पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर टी प्लस पी डी वी अपॉन टी, राइट। ये पी डी वी अपॉन टी क्या हो जाएगा, आर अपॉन वी, तो ये हो जाएगा आर डेल वी अपॉन वी। देख ले भाई, अगर डिराइवेशन समझ में ना आए तो चिंता मत करना, कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो सी वी पी डी वी तो इज इक्वल टू सी वी पी डी वी अपॉन आर टी प्लस सी वी वी डी पी अपॉन आर टी, राइट। पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो मैं यहाँ पी वी रख दूंगा, सी वी पी डी वी अपॉन पी वी प्लस सी वी वी डी पी अपॉन पी वी, हाँ या ना, इज इक्वल टू सी वी पी कट डेल वी अपॉन वी प्लस सी वी, कुछ गड़बड़ किया भाई, हाँ, ये टर्म तो रह गया, आर डी वी अपॉन वी, हाँ आर डी वी अपॉन वी, ठीक है, प्लस आर डी वी अपॉन वी, ठीक है। तो इज इक्वल टू सी वी पी कट डेल वी अपॉन वी प्लस सी वी वी कट डेल पी अपॉन पी प्लस आर डेल वी अपॉन वी, ठीक है। क्या है, सी वी डेल वी अपॉन वी प्लस आर डेल वी अपॉन वी प्लस सी वी डेल पी अपॉन पी, सी वी प्लस आर क्या होता है, सी पी डेल वी अपॉन वी, सी पी डेल वी अपॉन वी प्लस सी वी डेल पी अपॉन पी, ये होता है डेल एस, राइट। इसका इंटीग्रेशन करेगा तो डेल एस इज इक्वल टू सी पी लॉन वी टू बाई वी वन प्लस सी वी लॉन पी टू बाई पी वन, ठीक है। ये याद रखना, तीन फार्मूला है, ये तीसरा है, तीन फार्मूला है, ये तीसरा है। फिर से सारे फार्मूला लिख रहा हूँ, देख ले। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टी एंड पी, फार्मूला तो भाई ऑन टिप्स होने चाहिए, अगर फिजिकल में फार्मूला नहीं आया तो भूल जा, तुझे फिजिकल तुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल में फॉर्मूला आना इज अ फर्स्ट क्राइटेरिया, इट्स नॉट सब कुछ। फिजिकल में अगर फॉर्मूला आया तुझे तो तेरे 50% चांसेस है कि तुझसे क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इट्स नॉट सफिशिएंट। अगर तू फर्स्ट क्राइटेरिया में ही फेल है तो फिर भूल जा। तो इन टर्म्स ऑफ टी एंड पी, तो डेल एस इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ टी एंड बी सी वी लॉन T2 बाई T1 प्लस आर लॉन V2 बाई V1, n रखूँगा मैं, अगर n मोल्स के लिए n सी वी लॉन T2 बाई T1 प्लस n आर लॉन V2 बाई V1। अगर कुछ आगे का ना समझ में आया हो
समझ में तो आएगा ही आएगा पक्का, अगर तुझे मैथ्स पसंद है, अगर तुझे डिराइवेशन पसंद है तो, राइट। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, स्टार लगाया मैंने, तुझे पसंद आएगा स्टार, अगर तुझे मैथ्स एंड डिराइवेशन पसंद है तो ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ टी एंड पी, अगेन डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉन T2 by T1 प्लस एन आर लॉन P1 by P2। एंड थर्ड फॉर्मूला तेरे सामने ही है, इन टर्म्स ऑफ P एंड V, इन टर्म्स ऑफ P एंड V, डेल एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉन V2 by V1 प्लस एन सी वी लॉन P2 by P1। देख ले, तीन फॉर्मूला, तीन वेरिएबल्स, ठीक है, P, V एंड T, सी पी लॉन V2 by V1, सी वी लॉन P2 by P1। कब यूज़ करना है? सर फॉर्मूला तो लिख दिया आपने, बट मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कब यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रिवर्सिबल वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सिंपल रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब फेज सेम हो, वेरिएबल डिफरेंट हो। कौन वेरिएबल? टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जब डिफरेंट हो एंड आइडियल सिस्टम हो, एट दैट टाइम ये तीन फॉर्मूला तेरे माइंड में घूमने चाहिए। तीन सटाक दे के तुझे लिख लेना है तेरी कॉपी पर, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला है, एन सी वी लॉन T2 by T1 प्लस आर लॉन V2 by V1, एन सी पी लॉन T2 by T1 प्लस आर लॉन P1 by P2, एन सी वी लॉन P2 by P1 प्लस एन सी पी लॉन V2 by V1। ये तीन फॉर्मूला है डेल्टा एस के, ठीक है। अब इनका यूज़ कैसे होगा, इनका यूज़ कैसे होगा? सपोज आइसोथर्मल प्रोसेस बोली है, आइसोथर्मल प्रोसेस बोली है, आइसोथर्मल प्रोसेस बोली है, तुझे डिफरेंट P1 एंड P2 दिया है, तो डेल्टा एस निकालना है, तो डेल्टा एस निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला रखेगा? P एंड T वाला। डेल्टा एस इज इक्वल टू, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी लॉन T2 by T1 प्लस आर लॉन P1 by P2। अब आइसोथर्मल है तो T2 upon T1 सेम होगा, मतलब T2 upon T1 इज इक्वल टू 1, लॉन 1 बराबर 0, सो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर लॉन P1 by P2। ये हो जाएगा, दैट्स इट, एन, ठीक है, दैट्स इट। ये फॉर्मूला रखेगा आंसर आ जाएगा, ये फॉर्मूला रखेगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, राइट। फॉर्मूला में लिखवा रहा हूँ, अभी थियोरी पर फोकस कर रहा हूँ, थियोरी फटाफट खत्म करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, राइट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये सब कुछ होता है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइसोबारिक प्रोसेस है, सपोज आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा, मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा। और तुझे तो डिफरेंट V1 एंड V2 दिया है, या फिर सपोज चल V1 एंड V2 दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? ये या ये? यहाँ पर तो प्रेशर है ही नहीं, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, प्रेशर यहाँ दो जगह है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का वाला लगाएंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम वाला लगाएंगे। आइसोबारिक है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बच गया ये वाला एन सी पी लॉन V2 by V1। सी पी की वैल्यू दी होगी, V2 upon V1 दिया होगा, डेल्टा एस निकलना होगा, दैट्स इट, खत्म। अगर सेम आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, अगर तुझे दो टेम्परेचर दे तो ये फॉर्मूला लगेगा, तब ये नहीं लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा, राइट। ये वाली टर्म अगेन जीरो हो जाएगी, लॉन P1 upon P2 इज 1, लॉन P1 upon P2 इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर लॉन 1 इज इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। बच गया क्या? लॉन सी पी एन सी पी लॉन T2 upon T1, T2 upon T1 की वैल्यू रखेगा, डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें। सो ये था रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। चल एक क्वेश्चन दिखा ही देता हूँ तुझे बुरा ना लगे, इसलिए सिर्फ तेरे लिए एक क्वेश्चन दिखा ही देता हूँ मेरी बुक से। वैसे प्लान नहीं था, बट तुझे दिखाई देता हूँ कैसे होता है।
द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, देख ले इक्वेशन है मेरे पास, द टेम्परेचर ऑफ इक्वेशन लिख, द टेम्परेचर ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 273 टू 819 केल्विन. Calculate the pressure change in order that entropy of the gas remains unchanged during the process. Right? Delta S is equal to 0 बोल दिया है तुझे. Entropy of the gas is remains unchanged during the process. Cp given है 5/2 R. Cp given है 5/2 R. Right? ठीक है. For monoatomic ideal gas बता प्रेशर चेंज क्या होगा. फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर, ब्रैकेट में लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेशर. फाइंड रेशियो ऑफ प्रेशर मतलब तुझे अल्टीमेटली P1/P2 फाइंड करना है. P1/P2 फाइंड करना है. तो देख सिंपल, देख शायद ये भी ना गिवन हो. अगर पहली लाइन में लिखा हुआ है कि आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है तो तुझे इक्विपार्टीशन लॉ का यूज़ करना रहेगा. मोनोएटॉमिक गैस है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल वाइब्रेशन 0 होता है, इसलिए Cv इज इक्वल टू 3/2 R होता है एंड हेंस Cp इज इक्वल टू 5/2 R होता है. ये ऐसा मानते हैं वो लोग कि तू एक्सपर्ट है, तुझे इक्विपार्टीशन ऑफ लॉ आता है, इसलिए ये गिवन नहीं होता. मैंने गलती से दे दिया बट ये गिवन नहीं होता. अगर ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया हो कि आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है या फिर गैस का एग्जाम्पल है CO2 है, तो CO2 तो तुझे पता है ना 3 एटम वाला लीनियर मॉलिक्यूल है, तो उसकी मदद से तू Cp निकाल सकता है. ठीक है. हाँ अभी उस पर नहीं जाते. डेल्टा S इज इक्वल टू NCP ln T2/T1 प्लस RnR ln P1/P2. ये फॉर्मूला है तेरे पास. क्यों? टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात की हुई है. Cp दी वन है मतलब प्रेशर की बात होगी. राइट. सो यहाँ पर उसने क्या बोला है, एंट्रोपी रिमेन्स अनचेंज, इसीलिए डेल्टा S इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू मोल्स शायद नहीं दिया है, मोल्स कुछ भी नहीं दिया है तो 1 मोल ही लेंगे. राइट. सो 1 मोल इंटू Cp इज इक्वल टू 5/2 इंटू R ln 819/273 प्लस R ln P1/P2. इसको तू सिंप्लीफाई कर लेना, जो आएगा वो आंसर होगा. कुछ R कॉमन निकाल के इस तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा. राइट. सो बच जाएगा 5/2 ln 189/273 इंटू ln P1 दिस. इसको तू सिंप्लीफाई कर लेना. राइट. तो आंसर मेरे पास है P2/P1 का, P2/P1 इज इक्वल टू 15.58. P2/P1 इज इक्वल टू 15.58. ठीक है. सपोज ये प्रेशर का रेशियो तुझे दे दिया होता, डेल्टा एस पूछता, तो वो भी कुछ हो सकता है. ठीक है. सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं. राइट. अब नेक्स्ट आ जा रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन.